Dear students, Assalamu alaikum. Today's lecture is about project risk management. First of all, we recall the previous lecture. In previous lecture, we discussed quality management and communication management, and we started with the importance of quality in IT products. और उसमें हमने बात की कि previous in last years जो if we talk about a decade ago, तो काफ़ी IT products के problems जो है वो users जो है जो normal users हैं वो face करते थे, और with the passage of time जो IT industry है वो practices जो हैं जो कि improve करने की हैं quality को, उसको adopt कर रही हैं, और different frameworks हैं like CMMI उसको फॉलो कर रही हैं। जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अपने सेटअप्स हैं, जो इन्वायरमेंट है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, और डेफिनेटली जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो रही है। और उसके हमने क्वालिटी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो की प्रोसेसेस हैं उनको हमने डिस्कस किया। और फर्स्ट वन वाज प्लानिंग क्वालिटी। वी हैव टू प्लान फॉर द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द क्वालिटी, और इसके जो एंड जो आउटपुट है एंड रिजल्ट के तौर पे जो चीज़ आती है सामने, दैट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान। और क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के अंदर जो है वो एक्टिविटी सारी हम मेंशन करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से। तो जो दूसरे की प्रोसेसेस हैं दैट इज़ परफॉर्मिंग क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी स्कोप, टाइम और कॉस्ट के हवाले से हमारे सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाए। और डेफिनेटली क्वालिटी भी जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट है। इफ समवन फुलफिल्स द स्केड्यूल, टाइम एंड स्कोप ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बट कस्टमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड, तो ये डेफिनेटली अफेक्ट करता है आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन की रिप्यूट को और उस प्रोजेक्ट को, क्योंकि अल्टीमेटली जो है कस्टमर ने ही एक्सेप्ट करना है आपकी प्रोडक्ट को, और तभी आपका सक्सेसफुली प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होगा। फिर हमने कम्युनिकेशन की बात की कि कम्युनिकेशन इज़ आल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट वो कम्युनिकेट होनी चाहिए प्रॉपरली स्टेक होल्डर्स को इन टाइमली मैनर। और उसके अंदर हमने जो की प्रोसेसेस थे उनको डिस्कस किया, और उसमें फर्स्ट जो की प्रोसेस था दैट वाज आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स के बिफोर स्टार्टिंग द कम्युनिकेशन हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। और स्टेक होल्डर्स जो है वो इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। इवन जो आपके ओपोनेंट्स होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर वो भी आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं। इसकी एक एग्जांपल लें कि आप के जो ओपोनेंट है, जो आपका बिजनेस कंपटीटर है, वो भी आपका स्टेक होल्डर है। आपने उसको आइडेंटिफाई किया, तो अब उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको देखना होगा कि वो कैसे जो है आपको compete कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जो प्रोडक्ट है जो कि जिसके अंदर आपका कंपटीशन है, वो अगर आपसे पहले आपका कंपटीटर लेके आता है मार्केट में, तो डेफिनेटली वो जो है आप विन कर गया। तो एनीवेज यहाँ पे हम कम्युनिकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन जिनको आपने कन्वे करनी है, जिनको इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है, आपको उनको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। अब उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है वो है प्लानिंग कम्युनिकेशन, कि आपने किस तरह से किस मीडियम को यूज़ करना है और कैसे इंफॉर्मेशन जो है किस फॉर्म में कन्वे करनी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हमने फिर कहा था कि हम स्टेक होल्डर्स के हवाले से जो है वो हम क्या करते हैं, स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाते हैं जिसके अंदर हम स्टेक होल्डर्स को हाईलाइट करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन जो नीड है उनको हाईलाइट करते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं कि कितना फ्रीक्वेंटली जो है हमने उनको अपडेट करना है। और फिर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी कि उसको कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कितना फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो एक जैसा हो। और फिर
उनको इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो कितनी फ्रीक्वेंट चाहिए, ये भी हमें देखना होगा। और मैनेजमेंट स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस की बात की थी कि हाउ टू मैनेज दोज एक्सपेक्टेशंस, और इसके लिए भी हम डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं कि क्या किसका इंटरेस्ट है, क्या लेवल है, और फिर उसको कैसे इंफॉर्मेशन कन्वे की जाए। और आखिर में हमने बात की थी परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग की, और इसके अंदर हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट्स की बात की थी, स्टेटस रिपोर्ट्स की बात की थी। और हमने कहा था कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो बताती हैं कि प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ ट्रिपल कॉन्स्टेंट्स, इन टर्म्स ऑफ स्कोप, टाइम, कॉस्ट। और फिर जो स्टेटस अपडेट्स होती हैं, स्टेटस रिपोर्ट्स होती हैं, वो हमें बताती हैं इंडिविजुअल की या टीम्स की परफॉर्मेंस के वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर क्या परफॉर्मेंस दी है। और इसी तरह से बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स वी मे फोरकास्ट द प्रोजेक्ट कंप्लीशन और प्रोजेक्ट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के अंदर हमने इनको डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की रिस्क मैनेजमेंट की, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। और फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क मैनेजमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो एक तो ये है कि डिफरेंट हमारे पास प्रैक्टिसेस हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपर्ट जजमेंट और ये अंडरस्टैंडिंग कि क्या रिस्क है और क्या नहीं है, ये भी जो है अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और फिर इसको हम ऐसे भी क्या देख सकते हैं, और स्टडीज़ इस पे भी एग्जिस्ट करती हैं, कि रिस्क मैनेजमेंट को जो है वो ओवरलुक किया जाता है, फ्रीक्वेंटली ओवरलुक किया जाता है, और अंडर एस्टिमेटेड एस्पेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। अक्सर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर जो प्रोजेक्ट टीम्स होती हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से कोई प्रिपरेशन नहीं करती हैं। और डेफिनेटली अगर हम रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हो सकती है इन टर्म्स ऑफ अचीविंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। और एक और जो इंटरेस्टिंग इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट की तरह नहीं है। इफ़ यू आर इन द क्राइसिस एंड यू हैंडल और यू फेस दैट सिचुएशन, देन एवरीवन इज ऑब्जर्विंग इट, हर एक को नज़र आ रहा होता है। और डेफिनेटली अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको उसके कोई रिवार्ड भी क्वाइट पॉसिबल कि आपको उसके अगेंस्ट कोई रिवार्ड्स भी मिल रहे होते हैं। लेकिन जब आप अच्छी रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और आप अच्छे तरीके से रिस्क को मैनेज करते हैं तो ये कोई इसको नोटिस नहीं करता, और अनटिल अनलेस के कोई प्रॉब्लम अगर होगा तभी होगा। अदरवाइज अगर आप चीज़ों को प्रॉपर्ली हैंडल कर रहे हैं तो फिर नो वन विल नोटिस इट। एक स्टडी इंटरेस्टिंग कंडक्ट हुई 38 ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप थी ऑर्गेनाइजेशंस की, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। और फिर इनके अंदर जो है वो देखा गया कि किस तरह से ये डिफरेंट जो हमारी नॉलेज मैनेजमेंट एरियाज़ हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर ये कितनी मैच्योर हैं। तो इंटरेस्टिंगली या अनफॉर्चुनेटली जो रिस्क मैनेजमेंट है इसके अंदर इन जनरल सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लोएस्ट इनका स्कोर था, और फिर इन स्पेसिफिक डोमेन्स के अंदर भी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डोमेन है उसका स्कोर सबसे कम था इन रिस्क मैनेजमेंट, कि जो मेच्योरिटी है रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से वो उसमें सबसे कम थी। इस स्लाइड के ऊपर एक और स्टडी देखें, और ये 260 सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंडक्ट की गई इन 2001। और इसके अंदर ये था कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को इंक्लूड करते हैं और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो आपको किस तरह की जो है बेनिफिट्स हो सकते हैं। द पॉसिबल बेनिफिट्स जो हैं वो देखें आपके एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, और फिर वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो परसेंटेज ऑफ रिस्पोंडेंट्स दी हुई है। और फर्स्ट वन अगर आप देखें
कि एंटिसिपेट अवॉइड प्रॉब्लम्स, कि अगर रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करेंगे तो 80% रिस्पोंडेंट ने कहा कि इट विल बी हेल्पफुल इन एंटिसिपेटिंग और अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स। इसी तरह से आप देखें कि 60% रिस्पोंडेंट का ये ख्याल था कि इफ़ यू फॉलो such practices then you can avoid or you can prevent surprises। ये 60% ने कहा। 47% ने कहा कि through these practices you can improve ability to negotiate। तो ये डिफरेंट देखें, सबसे ज़्यादा जो है इसका एडवांटेज या 80% रिस्पोंडेंट का ख्याल है कि रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हेल्प करती हैं टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। 35% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि कॉस्ट ओवररन्स को जो है ये रिड्यूस करने में हेल्प आउट हो सकती हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर क्वाइट इम्पोर्टेंट ओवरऑल एग्जीक्यूशन के अंदर, प्रोजेक्ट की ओवरऑल एग्जीक्यूशन में क्वाइट हेल्पफुल है। नाउ वी डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। तो हम रिस्क मैनेजमेंट से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द रिस्क। एंड रिस्क इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इंजरी। इट मीन्स कि इसके अंदर नेगेटिविटी जो है उसका एलिमेंट है और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। और रिस्क जो है आमतौर पे नेगेटिव ही कंसीडर किया जाता है, कोई नेगेटिव सिचुएशन, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन। लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम केस। समटाइम्स पॉजिटिव रिस्क्स भी होते हैं। आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको वहाँ पे हाई रिटर्न जो है उसकी एक होप या एक चांस नज़र आता है, तो वो एक तरह का पॉजिटिव रिस्क होता है। लेकिन अगेन अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के रिस्क हो सकते हैं। और अगेन जो है नेगेटिव रिस्क मैनेजमेंट जो है वो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? We want to reduce or mild the impact of potentially adverse events। कि रिस्क बेसिकली क्या है? कोई ऐसा इवेंट जो कि अनलाइक है और उसको उसके इम्पैक्ट को जो है हम रिड्यूस करना चाहते हैं। वी वांट टू लेसन द इम्पैक्ट। और पॉजिटिव रिस्क जो मैनेजमेंट है वो हमें हेल्प आउट करती है टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटीज़ वेयर वी आर फीलिंग के यहाँ पे हमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे या अगर हम इसको लेके आगे चलेंगे तो हमें कोई पॉसिबल एडवांटेज या बेनिफिट मिलेगा। और रिस्क मैनेजमेंट इज़ इन्वेस्टमेंट। हाउ इज़ इट इन्वेस्टमेंट? कि आपको जब आप कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई कॉस्ट आएगी। कोई भी स्टडी कंडक्ट करेंगे, कोई और कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली वो रिसोर्स कंज्यूमिंग होगी, तो कॉस्ट तो होगी। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है टू सेव फ्रॉम द पोटेंशियल लॉसेस, टू अवॉइड द पोटेंशियल, आप उसको कह सकते हैं कि लॉस भी कह सकते हैं, और कोई भी जो भी नेगेटिव आप उसके एस्पेक्ट्स को देख लें तो वो उसको अवॉइड करने के लिए जो है हम इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। और डेफिनेटली जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो जो पॉसिबल बेनिफिट्स हो सकते हैं थ्रू रिस्क मैनेजमेंट उससे कम ही होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाए पोटेंशियल बेनिफिट से तो फिर डेफिनेटली इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है और जिसको हम रिस्क यूटिलिटी कहते हैं या रिस्क टॉलरेंस कहते हैं, और इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अमाउंट ऑफ प्लेयर और सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम ए पोटेंशियल पे ऑफ। और रिस्क यूटिलिटी या रिस्क टॉलरेंस जो है वो वेरी करती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या इंडिविजुअल्स के अंदर। इंडिविजुअल भी जो है रिस्क यूटिलिटी के हवाले से डिफरेंट हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी। और फिर इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ रिस्क अवर्स। ये वो लोग होते हैं जो रिस्क लेना पसंद नहीं करते, जिनके अंदर जो टॉलरेंस होती है वो लोअर होती है। तो जब इनकी टॉलरेंस जो है वो कम है टू टेक द रिस्क, तो इसीलिए जो इनका जो पॉसिबल जो सेटिस्फैक्शन लेवल है या वो प्लेयर का जो लेवल है वो भी जो है वो कम होगा। अगर पे ऑफ बढ़ेगा
तो इनका जो लेवल ऑफ प्लेयर है वो कम होता जाएगा। इसी तरह से कुछ और लोग होते हैं जो कि इसके ऑपोजिट केस है, दैट इज रिस्क सीकिंग, और अगेन कि ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। तो रिस्क सीकिंग जो होते हैं दे हैव हायर टॉलरेंस टू टेक द रिस्क, और डेफिनेटली जब वो उनके अंदर हायर टॉलरेंस है दे आर विलिंग टू पे मोर और टेक मोर रिस्क, और डेफिनेटली उनका प्लेयर लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे पे ऑफ बढ़ेगा उनका प्लेयर लेवल भी बढ़ेगा। और फिर इसी तरह से रिस्क न्यूट्रल जो कि बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं बिटवीन प्लेयर एंड पे ऑफ। और फिर अगेन रिस्क भी जो है वो एक ही तरह के नहीं होते, मतलब कुछ रिस्क होते हैं जो कि आगे हम देखेंगे कि इनको कैटेगराइज भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन जो रिस्क की है दैट इज नॉन एंड अननोन रिस्क। कुछ नॉन रिस्क होते हैं जिनको आप जो है वो वेल इन टाइम जो है मेंशन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और फिर उनकी स्ट्रेटजीज बना सकते हैं कि कैसे उसको हैंडल करना है, और कुछ अननोन रिस्क होते हैं। और इसी तरह से इवन अगर आप रिस्क को जो आइडेंटिफाई कर भी लेते हैं तो कुछ रिस्क जो है स्टिल रह जाते हैं जो आइडेंटिफाई नहीं होते, तो उनको रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। और कुछ और जब आप उनको हैंडल करते हैं या कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम स्पेसिफिक रिस्क, तो उसके नतीजे में जो कोई और रिस्क जो है वो इवॉल्व हो सकते हैं, और उन रिस्क को जो है वो सेकेंडरी रिस्क कहते हैं। इस स्लाइड के ऊपर इस फिगर के थ्रू तीनों जो डिफरेंट टाइप्स हैं रिस्क यूटिलिटी की या रिस्क टॉलरेंस की वो दिखाई गई हैं, और ये जो फिगर है ये पेज नंबर 4 to 7 से ली गई है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। और रिस्क के वर्स में देख सकते हैं कि जैसे जैसे पे ऑफ बढ़ता है जो प्लेयर का लेवल है या सेटिस्फैक्शन जो है यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन न्यूट्रल के अंदर देखें दोनों बैलेंस्ड एक साथ ही चलते हैं। जबकि रिस्क सीकिंग के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे पे ऑफ बढ़ता है पॉसिबल कॉस्ट या पॉसिबल जो आप उसके ऊपर अमाउंट जो है जो इन्वॉल्व होती है वो बढ़ती है, तो आपका लेवल ऑफ प्लेयर भी जो है वो बढ़ता है। अब हम बात करते हैं कि क्या की प्रोसेसेस हैं रिस्क मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट वन इज प्लानिंग रिस्क मैनेजमेंट, then identifying risks. Third one is performing qualitative risk analysis. फिर उसके बाद performing quantitative risk analysis, planning risk responses, and finally monitoring and controlling risks. अब हम इनको one by one डिस्कस करते हैं। प्लानिंग रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो है जो की पॉइंट है वो डेफिनेटली यही है कि हाउ टू अप्रोच एंड प्लान फॉर रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। क्या कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, कब परफॉर्म होंगी, किन रिस्क के अगेंस्ट परफॉर्म होंगी, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम डॉक्यूमेंट करते हैं, और जो आउटपुट होती है जो एंड जो हमारे पास आर्टिफैक्ट होता है दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट प्लान। और रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है वो ऑब्वियसली जब अर्ली फेजेस होती हैं प्रोजेक्ट की उस टाइम के ऊपर प्रिपेयर होता है, एंड इट नीड्स फ्रीक्वेंट मीटिंग। अगर आप फ्रीक्वेंटली जो है वो बैठते हैं इकट्ठे मीटिंग्स का अरेंज करते हैं और उसके अंदर प्लान करते हैं, तो फिर ये आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान जब बनाते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज उस ऑर्गेनाइजेशन की उसके अंदर जो रिस्क कैटेगरीज हैं, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स की लेसन लर्न रिपोर्ट्स हैं, वो सारी जो है हमें हेल्प आउट करती हैं टू प्रिपेयर दैट डॉक्यूमेंट। और फिर उसके बाद आप जो है स्टेक होल्डर्स की भी अपनी अपनी जो है वो रिस्क टॉलरेंस होती है उसको भी आप रिव्यू करते हैं, और ये आपको हेल्प आउट करती है जब आप बाद में प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में देखते हैं कि कैसे डिफरेंट जो है इश्यूज को हैंडल करना है, तो वहाँ पे ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। जब आप ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है वो डिफाइन करते हैं, और फिर उसके साथ आप जो बजट रिक्वायर्ड है या स्केड्यूल जो है आप उसको प्लान करते हैं फॉर रिस्क रिलेटेड एक्टिविटीज़। और फिर अगेन
कि जो रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनता है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट, साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप हो सकता है कि कोई छोटा सा प्रोजेक्ट है और उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो एक पेज का कोई डॉक्यूमेंट बना दिया जाए, लेकिन कोई बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके लिए एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो है वो बनाया जाए कि डिफरेंट जो रिस्क अकर हो सकते हैं इवेंट्स, उनको कैसे जो है वो हैंडल किया जाएगा। इस स्लाइड के अंदर देखें तो हमने कुछ टॉपिक्स जो है वो कवर किए हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर आंसर जिनको किया जाना चाहिए। देखें फर्स्ट वन जो है इट इज़ अबाउट मेथडोलॉजी, हाउ विल रिस्क management be performed on this project, what tools and data sources are available and applicable। तो methodology की बात हो रही है और जब इस सेक्शन को रिस्क मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम फिल करेंगे तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें हेल्प आउट करेंगे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आप सेकंड वन देखें तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, who are the individuals responsible for implementing specific tasks and providing deliverables related to risk management। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाना ज़रूरी है और वो किस तरह की एक्टिविटीज़ या क्या उनके टास्क और रोल्स होंगे। तो सिमिलरली जो है बजट एंड स्केड्यूल्स रिलेटेड और फिर रिस्क कैटेगरीज आप डिफाइन करते हैं, फिर रिस्क की क्या प्रोबेबिलिटी है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और ये सारी चीज़ें जो है वो आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर हाईलाइट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्लान के साथ साथ कुछ और भी प्लान्स आप करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। वन ऑफ दोज प्लान इज कंटिंजेंसी प्लान्स, और ये क्या होते हैं कि अगर कोई रिस्क अकर होता है तो उस रिस्क के अगेंस्ट क्या प्री डिफाइंड एक्शंस हैं जो कि आप कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि सपोज यू आर प्लानिंग फॉर सम न्यूअर वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, और इफ दैट वर्जन इज नॉट अवेलेबल एट दैट स्पेसिफिक टाइम यू मे गो विद द ओल्डर वर्जन, और ऑन टाइम आप जो है अपने टास्क को और अपने प्रोडक्ट को जो है वो बना लें, डेवलप कर लें। तो ये एक जो है इस तरह के प्लान्स जो है वो आप बनाते हैं। इसी तरह से फॉल बैक प्लान्स होते हैं, और जो डिफरेंट जो हाई इम्पैक्ट जो रिस्क होते हैं जिनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है उसको कैसे डील करना है, और डिफरेंट अगर उसके अगेंस्ट प्लान जो है वो अगर फ्लॉप होते हैं या नहीं हो सकते किसी वजह से, तो उसके अगेंस्ट अल्टीमेट क्या प्लान होगा। ये इस तरह की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो एक्शंस होते हैं, वो फॉल बैक प्लान्स में होते हैं। और कंटिजेंसी रिजर्व्स और अलाउंसेस होते हैं, और ये अगेन कुछ अमाउंट होती है जो कि अगर सपोज कोई इवेंट अकर होता है ऐसा जिसको मिटिगेट किया जा सकता है, जिसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है थ्रू सम फंड, थ्रू सम कॉस्ट, तो उस तरह के जो है रिजर्व और अलाउंसेस इसके अंदर कंसिडर होते हैं। इस स्लाइड के ऊपर देखें तो कॉमन सोर्सेज बताए गए हैं रिस्क के आईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर स्पेशली, और ये अगेन स्टैंडिश ग्रुप की एक स्टडी है। 60 आईटी प्रोफेशनल्स के साथ इंटरव्यूज़ किए गए, क्वेश्चनर्स के थ्रू उनसे इंफॉर्मेशन ली गई और उनसे पूछा गया, ये जो भी क्राइटेरियन यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं इस टेबल के अंदर, उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए और फिर उन क्वेश्चंस को उन्होंने रैंक किया, और उससे हमें पता चला कि ये कितनी उसकी रेलेवेंट इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट वन इज़ यूज़र इन्वॉल्वमेंट, और यूज़र इन्वॉल्वमेंट में देखें कि ये मोस्ट कॉमन सोर्स है। इट मीन्स कि 19 जो है इसको स्कोर दिया गया, इसकी जो इम्पोर्टेंस को 19 ये सबसे बड़ा स्कोर है इस पूरे टेबल के अंदर। टोटल 100 के ऊपर उसको स्केल किया गया। तो यूज़र इन्वॉल्वमेंट अगर प्रॉपरली नहीं होगी तो आपको जो प्रोजेक्ट है आपका उसके अंदर डिफरेंट तरह के रिस्क जो है फेलियर के और प्रॉपरली कंप्लीट ना होने के वो बढ़ जाएंगे। इसी तरह से एग्जेक्टिव मैनेजमेंट सपोर्ट देखें, ये भी क्वाइट इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्जेक्टिव मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं होगी, टॉप मैनेजमेंट प्रॉपरली अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे और उसको जो है अपने वो टीम को सपोर्ट नहीं करेगी,
तो फिर ये भी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है जिसकी वेटेज जो है वो 16 है। इसी तरह से क्लियर स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है ये भी एक सोर्स है रिस्क का, और अक्सर आईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर यही होता है कि नो वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, और उसकी वजह से जो एम्बिगुअस सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होता है उसको लेके चलते हैं, तो अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोडक्ट बनती है, वो कस्टमर उससे सेटिस्फाई नहीं होता और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। इसी तरह से प्रॉपर प्लानिंग, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, स्मॉलर प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स, तो ये सारे देखें कि वो एरियाज़ हैं, ये सोर्सेज हैं पॉसिबल कि जिनको हमें प्रॉपरली देखने की ज़रूरत है, प्रॉपरली एड्रेस करने की ज़रूरत है। और अगर इन एरियाज़ के अंदर जो है हम कोई पॉसिबल रिस्क हैं अगर उनको आइडेंटिफाई करेंगे और प्रॉपरली जो है उसके अगेंस्ट एक्शन होंगे, तो प्रोजेक्ट की जो सक्सेसफुल कंप्लीशन है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रिस्क को कैटेगराइज करती हैं डिफरेंट, जो उसकी पॉसिबल टाइप्स हो सकती हैं वो आप स्लाइड पे देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज मार्केट रिस्क, और मार्केट रिस्क जो है ये रिलेटेड है मार्केट के साथ, कि जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं अगेन के कंपटीटर के साथ आपका जो है वो कंपटीशन है, और अगर वो आपसे पहले प्रोडक्ट ले आता है तो आपको उसका क्या जो है लॉस होगा और कैसे आप इसको टैकल कर सकते हैं। तो ये कोई भी नई प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड जो रिस्क होते हैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मार्केट रिस्क के अंदर आते हैं। सिमिलरली द फाइनेंशियल रिस्क, और फाइनेंशियल रिस्क के अंदर जो है आप कॉस्ट से रिलेटेड जो है रिस्क की बात करते हैं। अगर किसी टाइम के ऊपर जो है आप मतलब डिसीजन लेने जा रहे हैं, आइदर यू वांट टू डू इट और नॉट, तो आप इसको डिसाइड करेंगे। और आप सपोज इसको ऐसे देखते हैं कि एक प्रोजेक्ट है जो कि आप करना चाह रहे हैं, अब उसके लिए क्या जो अवेलेबल कॉस्ट है, जो अवेलेबल उसके लिए रिसोर्सेज जो उसके लिए रिक्वायर्ड जो कॉस्ट या रिसोर्सेज हैं, क्या वो आपके पास हैं या नहीं है, स्पेशली कॉस्ट की जो टर्म में हम बात करें, और उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। तो उस तरह की जो रिस्क हैं वो फाइनेंशियल रिस्क में आते हैं। और फिर टेक्नोलॉजी रिस्क हैं, और टेक्नोलॉजी रिस्क के हवाले से अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर किसी नई टेक्नोलॉजी को जो है वो यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसकी क्या फिजिबिलिटी है कि वो टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल है, और आपकी जो है स्टाफ को उस पे प्रॉपर ट्रेनिंग है, या वो प्रॉपर ट्रेन हो जाएगा और प्रॉपरली डिलीवर कर पाएगा। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी रिस्क्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। पीपल रिस्क जो कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड होते हैं, कि आपके पास क्या वो जो रिक्वायर्ड स्किल सेट आपको चाहिए आपके लोगों के पास है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, और अगर नहीं है तो क्या आपको मार्केट से आप बाहर से नए लोगों को हायर कर सकते हैं और वो आपको अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू डिसाइड अबाउट एनी प्रोजेक्ट, या ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जो है ये डिसीजन, अगर आपका टर्नओवर ज़्यादा है तो फिर भी इस तरह के रिस्क जो है आपको देखने होंगे। और फिर इसी तरह से स्ट्रक्चर और प्रोसेस रिस्क हैं, और ये रिलेटेड हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से भी, कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसके अंदर कि वो जो एक्टिविटीज़ डिफरेंट अकर हो रही हैं उसका आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनको कैसे टैकल करना है। और एक और ब्रॉडर और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जब आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है जो जिस भी जो आपका टारगेट ऑडियंस है, यूज़र है, उसके वर्क फ्लो को कितना चेंज करेगी, या वो जो आपकी जो स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो बिज़नेस प्रोसेस है उसको कैसे अफेक्ट करेगी। तो डेफिनेटली अगर ये जो है अफेक्ट जो करने का प्रोसेस है, मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट से बिज़नेस प्रोसेस ज़्यादा हद तक चेंज हो जाए तो ये कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, और इसके अंदर ये रिस्क इन्वॉल्व है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इस तरह के जो भी रिस्क हैं और उनको कैसे आपने हैंडल करना है वो स्ट्रक्चर या प्रोसेस रिस्क के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं।
इस स्लाइड के ऊपर देखें, जैसे हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को पढ़ा था और उसको डिस्कस किया था कि कैसे वर्क आइटम्स को जो है हम कैटेगराइज करते हैं, सब कैटेगराइज करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से रिस्क को भी कैटेगराइज किया जा सकता है हायरार्किकल फॉर्म में। और इसमें देखें एक एग्जांपल दी गई है कि आईटी प्रोजेक्ट है, आईटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो रिस्क कैटेगरीज हैं दैट आर बिजनेस, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और फिर उसके अंदर क्या जो है रिस्क हो सकती है या क्या पॉसिबल क्लासेस हो सकती हैं, कैटेगरीज हो सकती हैं, लाइक इन बिजनेस, कंपटीटर्स, सप्लायर्स, कैश फ्लो। और ये तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। और इसी तरह से अगर टेक्निकल में देखें तो हार्डवेयर से रिलेटेड क्या रिस्क है, उसकी अवेलेबिलिटी या नॉन अवेलेबिलिटी। इसी तरह से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, और फिर नेटवर्क से रिलेटेड आपके रिस्क हो सकते हैं एंड सो ऑन। इस स्लाइड के ऊपर जो है कुछ नेगेटिव रिस्क कंडीशंस जो कि डिफरेंट नॉलेज एरियाज के साथ एसोसिएटेड हैं उनको डिस्कस किया गया है, और हम वन बाय वन इनको देखते हैं। अगर हम इंटीग्रेशन नॉलेज एरिया की बात करें तो उसके अंदर जो रिस्क कंडीशंस हो सकती हैं पॉसिबल, दैट आर इनएडिक्वेट प्लानिंग, पुअर रिसोर्स एलोकेशन। अगर आप प्रॉपर्ली प्लानिंग नहीं कर रहे, अगर आपने रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर्ली नहीं की, तो डेफिनेटली ये रिस्क्स हैं जो कि आपको बैडली अफेक्ट करेंगे आपकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन या कंप्लीशन को। इसी तरह से पुअर इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, लैक ऑफ पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू। अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप के अंदर अगर हमने स्कोप प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया और अगर इनकम्प्लीट डेफिनेशंस हैं, तो ये चीज़ें जो है ये पॉसिबल रिस्क्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकती हैं आपके प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन और कंप्लीशन को। टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि errors in estimating time or resource availability, errors in determining the critical path, poor allocation and management of float, early release of competitive products। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं, वो कंडीशंस हैं जो कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी या रिस्क को वो उसको बढ़ाती हैं। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एस्टिमेटिंग के एरर्स हो सकते हैं। सिमिलरली जो है इनएडिक्वेट प्रोडक्टिविटी हो सकती है और सो ऑन। इस स्लाइड पे देखें तो कम्युनिकेशन के से रिलेटेड जो रिस्क कंडीशंस हैं कि केयरलेसनेस इन प्लानिंग और कम्युनिकेटिंग। और ये देखें एक हमने कहा कि कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट थ्रेट है टूवर्ड्स प्रोजेक्ट कंप्लीशन, या यूँ कहना चाहिए कि सक्सेसफुल कंप्लीशन। अगर प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं होगा और इसी तरह से अगर स्टेक होल्डर्स प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं हुए और उनकी जो है कंसल्टेशन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं ली गई, तो डेफिनेटली ये भी अफेक्ट करेगा। इसी तरह से रिस्क के अंदर भी जो देखें, रिस्क से रिलेटेड भी क्या रिस्क कंडीशन हो सकती हैं, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि आईटी प्रोजेक्ट्स और आईटी इंडस्ट्री के अंदर सबसे कम मैच्योरिटी है रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में। तो हम अगर एक रिस्क को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि खुद से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो डेफिनेटली ये भी हमें डिजास्टर की तरफ लेके जाएगा। अनक्लियर एनालिसिस ऑफ रिस्क और पुअर इंश्योरेंस मैनेजमेंट। और इसको हम आगे देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ रिस्क क्या है और कैसे हम इसको अवॉइड किया जा सकता है, रिस्क को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। आइडेंटिफाइंग रिस्क इज़ वन ऑफ द की प्रोसेसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। और की टास्क जो है वो ऑब्वियसली टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल रिस्क, और डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस। और उसमें फर्स्ट वन जो है दैट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक जो है आप ग्रुप ऑफ पीपल सिट टुगेदर एंड देन ब्रेनस्टॉर्म द आइडियाज़, और जो भी रैंडम आइडियाज़ और थॉट्स हैं वो उसको लिस्ट डाउन करते हैं और फिर उसके बाद उसको डिस्कस किया जाता है। और अगर हम अब रिस्क के केस में ये बात करें, इस एक्टिविटी के केस में, तो इस एक्टिविटी का पर्पस ये होगा कि रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाए, पॉसिबल जो भी रिस्क हैं थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, और फिर उनको कैटेगराइज किया जाए। और अगर सेशन का कोई फैसिलिटेटर है, कोई सीनियर टीम मेंबर है, तो वो नए आइडियाज़ को भी फ्लोट कर सकता है, नई कैटेगरीज बता सकता है कि उसके अंदर इसको जो है आप राइट डाउन करें और सोचें
और ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है गुड टेक्निक है जब आपके पास कोई नए आपको आइडियाज़ और आपका प्रोजेक्ट की नेचर कुछ इस तरह की है कि पहले से उसके ऊपर आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन बहुत लिमिटेड सी है, तो इसके थ्रू आप जो है रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं और वो ड्रॉबैक्स जो है ये हैं कि बाइसनेस भी हो सकती है टूवर्ड्स सीनियर्स, कि अगर आपके साथ सीनियर्स हैं तो आप उनको देखते हुए आप उसी तरह की आइडियाज़ के साथ आ सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि आप सीनियर्स की वजह से जो है कंफर्टेबल फील ना करें और आपके जो इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं आप उनको डिस्क्लोज़ ना करें, और आप उसको सोशल डिसअप्रूवल का फियर भी कह सकते हैं। और इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ एसोसिएटेड हैं। एनीवेज, still good technique to identify or highlight possible or potential risks. और second जो technique है that is Delphi technique, and Delphi technique expert peoples को जो है involve करती है इस exercise इस activity के अंदर, और written response जो है वो लिया जाता है expert से और फिर उसको consolidate किया जाता है जो भी डिफरेंट फीडबैक होता है फ्रॉम ऑल एक्सपर्ट्स, और फिर उसको अगेन जो है रिव्यू के लिए एक्सपर्ट्स को दिया जाता है कि इफ दे फील सम चेंजेस तो वो या एग्री और डिसएग्री विद द कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन वो अगेन अपना रिस्पांस देते हैं। तो ये एक्टिविटी जो है, ये टेक्निक जो है हेल्पफुल है रिस्क को जो है आइडेंटिफाई करने में। सिमिलरली इंटरव्यूइंग जो है कॉमन टेक्निक है, आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं विद डिफरेंट पीपल टू आइडेंटिफाई द रिस्क, और इंटरव्यूइंग के अंदर भी डिफरेंट मीडियम हो सकता है, फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है, फ़ोन कॉल के थ्रू इंटरव्यू हो सकता है, थ्रू ईमेल यू कैन कंडक्ट द इंटरव्यूज़। और इसी तरह से जब आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं यू मस्ट हैव सम गाइडलाइन जिसको आप फॉलो करें, कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए, और इसके थ्रू जो है पॉसिबल रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सिमिलरली एक और टेक्निक स्वॉट एनालिसिस है। स्वॉट एनालिसिस जो है वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर भी हेल्पफुल होती है, और स्वॉट स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, किस तरह से आप उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर सम स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। सिलेक्शन के टाइम के ऊपर भी, और जब प्रोजेक्ट ले लिया है तो आप रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उसको देख रहे हैं। सिमिलरली वीकनेसेस क्या हैं और कैसे जो है आप अपनी वीकनेसेस को जो है ओवरकम करेंगे, और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ के साथ क्या थ्रेट्स जो है वो एसोसिएटेड हैं। और स्वॉट एनालिसिस के थ्रू भी एक पॉसिबल लिस्ट जो है वो बनाई जा सकती है, आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं डिफरेंट रिस्क्स। इसी तरह से चेक लिस्ट हो सकती हैं, जैसे कि पहले बताया, हमने डिस्कस किया, डिफरेंट कैटेगरीज हैं रिस्क की, और उन कैटेगरीज के अंदर जो है आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं पॉसिबल रिस्क। और इसी तरह से एनालिसिस ऑफ अजम्पशंस एक टेक्निक है, और इसके अंदर आप देखते हैं कि जो आपकी अजम्पशंस हैं आइदर दे आर अप्रोप्रिएट अजम्पशंस, रियल जो सिनेरियो है उससे मैच करती हैं, या आप बस आपकी अपनी एक जो है वो क्रिएटेड सिनेरियो है जिसके थ्रू जो है आप वो कर सकते हैं। तो जब आपके जो अजम्पशंस होंगे वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होंगे तो आपके जो आइडेंटिफिकेशन है रिस्क की वो भी ज़्यादा रिलायबल होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। इसी तरह से डिफरेंट डायग्रामिंग टेक्निक्स होती हैं, और उनके थ्रू जो है आप रिस्क जो है पोटेंशियल उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको जो है काज एंड इफेक्ट डायग्राम को बताऊंगा, और उस काज एंड इफेक्ट डायग्राम के थ्रू जो है आप पॉसिबल रिस्क जो है वो ड्रा कर सकते हैं। और जब आप इन डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए when you come up with the different possible risks,
तो आप क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिस्क रजिस्टर। और रिस्क रजिस्टर जो है वो फिर आपको हेल्प आउट करता है बाकी रिस्क मैनेजमेंट की जो प्रोसेसेस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं। और रिस्क मैनेजमेंट रिस्क रजिस्टर के अंदर क्या कुछ कंटेंट्स होते हैं, इसको हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं। रिस्क रजिस्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा दैट शुड बी यूनिक। और इसकी क्यों ज़रूरत है हमें, बिकॉज वी वांट टू ट्रैक और ट्रेस द स्पेसिफिक रिस्क। तो जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसके थ्रू जो ट्रैकिंग है वो सिंपलर हो जाएगी, ज़्यादा इजी हो जाएगी। और रिस्क रैंकिंग जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर जो है आप बेस्ड ऑन देयर यू मे से द प्रायोरिटी आप रैंक करते हैं 1 2 3 के कौन सा रिस्क जो है वो ज़्यादा जो है उसकी प्रोबेबिलिटी है और उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दोज रैंक्ड रिस्क्स। और रैंकिंग जो है वो आपकी हाई और लो प्रायोरिटी को बताएगी। इसी तरह से रिस्क टाइटल जो है उसका कोई मीनिंगफुल होगा और उसके साथ साथ रिस्क डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर डिटेल में आप उस रिस्क को डिस्क्राइब करेंगे। रिस्क कैटेगरी जो है डिफरेंट कैटेगरीज जो डिफाइन की होंगी वो उसमें से किस कैटेगरी में फॉल करता है वो आप मेंशन करेंगे। इसी तरह से रूट काज क्या पॉसिबल जो है उसका ओरिजिन हो सकता है रिस्क का और आप उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। प्लस क्या वो पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं जिनके थ्रू वो जो ट्रिगर करेगा रिस्क वो भी आप डॉक्यूमेंट करते हैं। पोटेंशियल रिस्पॉन्सेस क्या एक्शंस होंगे, हाउ टू टैकल दोस अकर्ड इवेंट्स, तो वो भी आप सारे लिस्ट डाउन करते हैं। प्लस रिस्क ऑनर आप डिस्क्राइब करते हैं कि जब अगर वो इवेंट अकर होता है तो कौन उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। सिमिलरली उस रिस्क की क्या प्रोबेबिलिटी है अकर होने की, क्या उसका इम्पैक्ट है, आपको ये भी उसमें हाईलाइट करना होता है। और इसी तरह से रिस्क स्टेटस जो है वो बताते हैं। रिस्क स्टेटस मीन्स कि क्या ये पहले से इवेंट जो है वो अकर हो गया है या होना है, या ये अब ये रिस्क जो है ये इररेलेवेंट हो गया है और फर्दर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो रिस्क रजिस्टर के अंदर डॉक्यूमेंट की जाती हैं। नेक्स्ट जो की प्रोसेस है दैट इज़ परफॉर्मिंग क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। और इसके अंदर जब हम क्वालिटेटिव रिस्क की बात करते हैं तो अगेन ये सब्जेक्टिव है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। और एक्सपर्ट जजमेंट जो है इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पर्पस क्या है, वी हैव टू असेस द लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क। डिफरेंट टेक्निक्स इसके अंदर यूज़ हो सकती हैं। एक टेक्निक जो है वो प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स है। अगर आप ये मैट्रिक्स जो है क्रिएट करें उसके अंदर आप रिस्क को जो है वो क्लासिफाई करते हैं और ये आपको हेल्प आउट करता है पोटेंशियल जो रिस्क जिनके चांसेस हाई हों उनको जो है ऑब्जर्व करने में, और अगर वो अकर होते हैं तो क्या फिर आपके एक्शंस होंगे। हम ये स्लाइड पे इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर इम्पैक्ट है जिसको लो, मीडियम और हाई में क्लासिफाई किया गया है। वाई एक्सिस के ऊपर प्रोबेबिलिटी है एंड द सेम क्लासिफिकेशन हाई, मीडियम एंड लो। और इसके अंदर कुछ रिस्क जो है उनको लिस्ट डाउन किया गया है। और अगर आप रिस्क नंबर 6 को देखें तो इसकी अकर होने की प्रोबेबिलिटी वो काफ़ी हाई है लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो लो है। और इसके मुकाबले में अगर आप दूसरे एंड पे देखें तो रिस्क नंबर 1 एंड 4 ये फॉल कर रहे हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी हाई है और इम्पैक्ट भी हाई है। तो ये ज़्यादा जो है केयर डिमांडिंग है, इनको ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है इन रिस्क को, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट दोनों हाई हैं। इसी तरह से कुछ रिस्क जैसे रिस्क नंबर 2, 5 एंड 11 दे ऑल हैव द मीडियम प्रोबेबिलिटी एंड द मीडियम इम्पैक्ट। तो ये हमें हेल्प आउट करता है रिस्क को जो है वो टैकल करने में। अब हम देखें दूसरी एक और टेक्निक
रिस्क को जो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हेल्पफुल है, दैट इज टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग। और टॉप 10 रिस्क आइटम ट्रैकिंग के अंदर आप जो भी पॉसिबल रिस्क जो समझते हैं कि ज़्यादा इम्पैक्ट वाले हैं, टॉप 10 जो हैं उनको रैंक करते हैं और उसके थ्रू फिर जो है आप उनकी क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं उस लिस्ट के थ्रू। और लिस्ट जो है एक कांस्टेंट नहीं है, इस लिस्ट के अंदर जो है वो चेंजेस हो सकती हैं और एक रिस्क एक टाइम के ऊपर टॉप 10 में हो सकता है और किसी दूसरे टाइम के ऊपर वो उससे एक्सक्लूड भी हो सकता है। और इसकी भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस स्लाइड के ऊपर देखें, यहाँ पे एक रिस्क इवेंट लिखा है इनएडिक्वेट प्लानिंग और फिर इसकी रैंकिंग है और ये मंथली रैंकिंग है। तो रैंकिंग फॉर दिस मंथ इज 1, इट मीन्स कि ये टॉप रैंक्ड रिस्क है और इसका रैंक लास्ट मंथ जो था दैट वाज 2। और फिर अगेन उसकी ये भी बताया गया है कि फॉर हाउ लॉन्ग इट इज़ इन दिस लिस्ट। तो नंबर ऑफ मंथ इन टॉप 10 इज 4 और इसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, उसके आगे डिस्क्रिप्शन दिया है कि वर्किंग ऑन रिवाइजिंग द इंटायर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो इनएडिक्वेट प्लानिंग की को जो रिजॉल्व करना है वो ऐसे ही हो सकता है कि आप रिवाइज करें अपने प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स को। इसी तरह से पुअर डेफिनेशन की बात की गई है, इट्स रैंक इज नंबर 2, लास्ट टाइम इट वाज नंबर 3 एंड फॉर लास्ट 3 मंथ्स इट इज इन दिस लिस्ट। और फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए लिखा गया होल्डिंग मीटिंग्स विद प्रोजेक्ट कस्टमर एंड स्पॉन्सर टू क्लैरिफाई स्कोप। थ्रू दिस strategy, I mean conducting the meeting with the project sponsor and project की स्टेकहोल्डर्स, आप स्कोप को जो है वो क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्लियर और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और सिमिलरली आप और भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को या रिस्क इवेंट्स को उसी तरह से रैंक भी कर सकते हैं और उसके पॉसिबल एक्शंस भी लिख सकते हैं। अब दोबारा हम जाते हैं अपनी पिछली स्लाइड के ऊपर और यहाँ पे देखें कि रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू की बात की गई है। वंस यू डिसाइड अबाउट द रिस्क्स और आप उसको किसी तरह से क्वालिटेटिवली जो है उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं या रैंक कर लेते हैं, तो जो आपके रिव्यूज़ हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं इस चीज़ के अंदर कि क्या वो रिस्क अकर हो गया है और उसके अकरेंस के अगेंस्ट हमने क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, क्या एक्शन हमने परफॉर्म किया और अब करंट स्टेटस क्या है। तो रिस्क मैनेजमेंट रिव्यूज आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट टू प्रॉपरली हैंडल द रिस्क्स। और फिर जो भी आपकी अपडेशन है वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके रिस्क रजिस्टर्स के अंदर। अगर वो अपडेट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर भी प्रॉब्लम्स आएंगे। एंड इसी तरह से एक और जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड वॉच लिस्ट। और वॉच लिस्ट के अंदर वो पॉसिबल रिस्क्स हो सकते हैं जो कि अभी तो नहीं है, ना तो टॉप 10 में है, ना उन पॉसिबल रिस्क के अंदर हैं जो कि इस वक्त प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, लेकिन ऑन एनी लेटर स्टेज दे मे बी प्रॉब्लमेटिक। तो उस तरह के जो पॉसिबल इवेंट्स हैं वो वॉच लिस्ट के अंदर होते हैं और उनको भी ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट परफॉर्मिंग क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, तो क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस नंबर गेम है और नंबर्स की बेस के ऊपर, फैक्ट्स एंड फिगर की बेस के ऊपर वी हैव टू एनालाइज। और आम तौर पे जो है प्रोजेक्ट्स के अंदर आफ्टर क्वालिटेटिव एनालिसिस वी परफॉर्म क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और ये ज़रूरी भी नहीं है, वी मे परफॉर्म बोथ इन पैरेलल और आगे पीछे हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर जो मेन टेक्निक्स हैं उसमें एक डेटा गैदरिंग टेक्निक है। और डेटा गैदरिंग मीन्स कि आप जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, जो की जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे जो है आप थ्रू इंटरव्यूज़ और सम अदर मीडियम जो है आप उनसे फैक्ट्स लेते हैं और उन फैक्ट्स की बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। और इसी तरह से डिसीजन ट्रीज होते हैं, ये भी एक टेक्निक है जिसके अंदर आप थ्रू डायग्राम्स
और विद सम स्पेसिफिक वैल्यूज़। आप कोई अजम्पशंस होती हैं, कोई प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं इवेंट्स के अकर होने की, उनको यूज़ करते हुए आप क्वांटिटेटिव जो है एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके अंदर एक टेक्निक एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है, जैसे हमने अर्न वैल्यू मैनेजमेंट पढ़ा था, वैसे ही एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू एक टेक्निक है जिसके अंदर कुछ आप वैल्यूज़ लेके और फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह से आप सिमुलेशंस कर सकते हैं, और अगेन सिमुलेशंस के अंदर आप यू हैव टू डिफाइन सम पैरामीटर्स and you have to have some values, or based on those values you perform the simulation again and again, and then you come up with some numbers, some findings, और वो quantitative analysis जो है। और उसके अंदर एक टेक्निक जो काफ़ी कॉमन है, that is that is called Monte Carlo analysis, और अक्सर जो है इसकी different domains के अंदर इसकी applications है। इसी तरह से सेंसिटिविटी एनालिसिस होता है, और जो भी डिफरेंट टेक्निक्स हैं उन टेक्निक्स की बेस के ऊपर जो आपके एनालिसिस है, बेस्ड ऑन दोज एनालिसिस यू हैव टू अपडेट द रिस्क रजिस्टर्स। अब हम बात करते हैं रिस्क रिस्पॉन्सेस प्लानिंग की, और इसके अंदर यू हैव टू डेवलप ऑप्शंस एंड डिफाइन द स्ट्रेटजीज फॉर डीलिंग विद द रिस्क्स। जो भी इवेंट अकर हो गए हैं, अब उसको कैसे जो है आपने मैनेज करना है, कैसे उसको बेहतर बनाना है, उस सिचुएशन से कैसे निकलना है, उस तरह की जो प्लानिंग है वो इसके अंदर आती है। और डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, अगेन नेगेटिव रिस्क और पॉजिटिव रिस्क होते हैं। तो नेगेटिव रिस्क के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं, द फर्स्ट वन इज़ रिस्क अवॉइडेंस। और रिस्क अवॉइडेंस मीन के यू ट्राई टू एलिमिनेट द कॉज टू अकर दैट स्पेसिफिक इवेंट। और इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपने प्लान किया है एक प्रोडक्ट डेवलप करनी है विद सम न्यूअर वर्जन, कोई नया वर्जन है किसी सॉफ्टवेयर का, उसको यूज़ करते हुए अपने डेवलपमेंट करनी है, और आप फोरसी कर सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकता है नया वर्जन लेने में और अपने स्टाफ को ट्रेन करने में, और जबकि पुराने वर्जन के साथ भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो सकता है सक्सेसफुली। तो आप रादर देन कि आप यू गो फॉर द न्यू वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर, यू यूज़ द ओल्डर वन, और ये जो है रिस्क अवॉइडेंस है। इसी तरह से रिस्क एक्सेप्टेंस होती है, ये भी स्ट्रेटजी जो है, इस स्ट्रेटजी के अंदर आप कोई रिस्क अगर अकर होता है, कोई इवेंट ऐसा अकर होता है, तो आप एक्सेप्ट करते हैं, यू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेस ऑफ द इवेंट, और आप उसके लिए यू आर मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट इवेंट। तो इसको जो है रिस्क एक्सेप्टेंस कहते हैं। इसी तरह से रिस्क ट्रांसफरेंस होती है। रिस्क ट्रांसफरेंस स्ट्रेटजी जो है, इसके अंदर आप रिस्क को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं टूवर्ड्स एन अदर पार्टी। जो भी कंसिक्वेंसेस हैं, रिस्क अगर जब होगा उसके जो कंसिक्वेंसेस होंगे वो आपने दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र किए हैं। इसकी एग्जांपल इंश्योरेंस की है कि इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो बेसिकली उनको आप रिस्क ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अगर रियल लाइफ में देखें तो अगर आपने लेट्स से कि हेल्थ इंश्योरेंस कराई है, तो इफ़ यू आर सिक, तो वो जो सिकनेस है जो आपको कॉस्ट आएगी वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। सिमिलरली रिस्क मिटिगेशन जो है एक और स्ट्रेटजी है, और इसके अंदर you try to reduce the impact of the risk। जो भी इवेंट अकर हुआ है उसके अगेंस्ट जो उसका इम्पैक्ट है, आप उसको जो है मिनिमाइज करते हैं, और दैट इज कॉल्ड रिस्क मिटिगेशन। Similarly, we have strategies for positive risks. The first one is risk exploitation. Risk exploitation जो है, you try to create the environment जिसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि वो रिस्क अकर हो, वो इवेंट जो है वो अकर हो, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव रिस्क, इट इज़ सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो आप उसके लिए उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। सिमिलरली रिस्क शेयरिंग जो है ये एक और स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी के अंदर यू शेयर
the ownership of that possible risk, the positive risk, that possible opportunity with someone else. और थर्ड एक और स्ट्रेटजी है, दैट इज कॉल्ड रिस्क इन्हांसमेंट. और रिस्क इन्हांसमेंट के अंदर यू ट्राई टू मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटी द वे यू कैन मैक्सिमाइज इट. और फिर रिस्क टॉलरेंस एक्सेप्टेंस की बात होती है, और ये कोई इतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है. इसके अंदर वेट एंड सी पॉलिसी कह सकते हैं इसको. इसमें आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते एंड यू जस्ट वेट टू हैपन इट. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क की बात करते हैं, और जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ जो हमने पहले डिस्कस की रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेसेस, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, दैट ऑल आर पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क. और रिस्क अवेयरनेस क्रिएट होती है व्हेन यू परफॉर्म सच एक्टिविटीज़. आपके स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपडेटेड होते हैं, और अपडेटेड इंफॉर्मेशन जब उनको मिलेगी तो ज़्यादा बेहतर डिसीजंस होंगे. इसी तरह से जो है जब रिस्क अकर होते हैं और जब आप उसकी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू डू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज. कोई इवेंट अकर हुआ, उसकी वजह से जो टास्क जो एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं, आप उसको ज़्यादा जो है और उसके अंदर कॉस्ट को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसमें ज़्यादा और ह्यूमन रिसोर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका एक नेचुरल जो है कंसिक्वेंस है. और इसी तरह से समटाइम्स अनप्लान्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं टूवर्ड्स रिस्क मिटिगेशन, और उसको वर्क अराउंड्स भी कहते हैं. कोई इवेंट अकर हो गया और फिर उसके लिए आपने कोई प्लान नहीं है, रिस्पॉन्स आपका अनप्लान्ड रिस्पॉन्स है, और ये भी हेल्पफुल होते हैं डेफिनेटली. और इसी तरह से रिस्क असेसमेंट, रीअसेसमेंट और रिस्क ऑडिट्स, वेरिएंस एंड ट्रेंड एनालिसिस, टेक्निकल परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स, रिजर्व एनालिसिस, स्टेटस मीटिंग्स, ये सारे टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं कंट्रोलिंग रिस्क. और इसको फ्रीक्वेंटली जो है ये होते रहना चाहिए. जितने फ्रीक्वेंट इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी उतने ही बेहतर रिस्क मैनेजमेंट होगा. और whatever changes happen in during these activities, that must be documented in the risk register. तो रिस्क रजिस्टर जो है वो ऑल द टाइम अपडेटेड होना चाहिए. अगर वो अपडेटेड नहीं होगा तो तब भी ये प्रॉब्लम होगा. आज के लेक्चर को समराइज करते हैं. हमने स्टार्ट किया बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ कि रिस्क क्या है. हमने कहा कि रिस्क इज समथिंग नेगेटिव, जिसके साथ नेगेटिविटी एसोसिएटेड है, सम पॉसिबल लॉस और पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी, और अनसर्टेनिटी इसके साथ इन्वॉल्व है. लेकिन रिस्क जो है ऑल द टाइम नेगेटिव नहीं होता, बल्कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है. लेकिन दोनों तरह के जो रिस्क हैं दोनों के साथ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड है. और फिर हमने बात की कि हाउ टू मैनेज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्क, और उसके अंदर हमने कहा कि रिस्क टॉलरेंस जो है वो वेरी करता है इन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस. और कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स रिस्क अवर्स होते हैं, वो पे ऑफ जब बढ़ता है तो उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या प्लेयर जो है वो कम होता है. और इसके अगेंस्ट जो रिस्क सीकिंग होते हैं उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे पे ऑफ बढ़ता है. और रिस्क न्यूट्रल जो है वो बैलेंस अप्रोच के साथ होते हैं बिटवीन पे ऑफ एंड लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. और फिर हमने प्लानिंग रिस्क मैनेजमेंट की बात की. उसके अंदर हमने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट प्लान जो है वो डेवलप करते हैं, और उसके अंदर वो सारी जो डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन है पॉसिबल, वो रिलेटेड टू द रिस्क, कि क्या रिस्क है, क्या उसके अगेंस्ट एक्शन होंगे, क्या स्ट्रेटजीज होंगी, वो सारी हम प्लान जो है वो उसके साथ साथ कंटिजेंसी और फॉल बैक प्लान्स की भी हमने बात की और उनको हमने डिस्कस किया. आइडेंटिफाइंग रिस्क के अंदर हमने डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया कि कैसे वो हमें हेल्प आउट करती हैं टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क. और ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आप ग्रुप सेशंस के अंदर ट्राई टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड देयर कैटेगरीज, और फिर उसको आप कोई फैसिलिटेटर के थ्रू जो है
रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और कंक्लूड भी कर सकते हैं, और इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। फिर डेल्फी टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स एक्सपर्ट्स ओपिनियन, और एक दफ़ा नहीं बल्कि मल्टीपल आइट्रेशंस होती हैं, और फिर थ्रू मल्टीपल आइट्रेशंस जो है कंसेंसस डेवलप किया जाता है अबाउट द एनी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। जैसे इस केस के अंदर हम रिस्क की बात कर रहे हैं, तो रिस्क अगर आइडेंटिफाई करने हैं तो वो अल्टीमेट जो हमें मिलेगा वो लिस्ट ऑफ रिस्क होगी। इंटरव्यूइंग की बात की कि इंटरव्यू भी हमें हेल्प आउट करते हैं और हम रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वी मस्ट हैव सम गाइडलाइन बिफोर कंडक्टिंग द इंटरव्यू, और इंटरव्यू के डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं, फिजिकल इंटरव्यू भी हो सकता है, फ़ोन पर भी हो सकता है, और थ्रू ईमेल भी इट इज़ पॉसिबल। स्वॉट एनालिसिस की बात की कि वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन में भी हमें हेल्प आउट करता है, ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। चेकलिस्ट जो है ऑलरेडी प्री डिफाइंड कैटेगरीज होती हैं और उसके अंदर हम लिस्ट डाउन करने की कोशिश करते हैं। रिस्क रजिस्टर्स जो है वो मेंटेन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, जिसके अंदर आप रिस्क से रिलेटेड सारी की इंफॉर्मेशन देते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, क्या उसका टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से हमने फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस की बात की, और क्वालिटेटिव के अंदर एक्सपर्ट जजमेंट की बात की, और उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से जो है हम प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट मैट्रिक्स बना के रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उनकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, या टॉप 10 रिस्क लिस्ट बना के कैसे वो हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन जो है ले सकते हैं। और क्वांटिटेटिव के अंदर हमने डिफरेंट जो है टेक्निक्स को डिस्कस किया ब्रीफली कि कैसे हमें हेल्प आउट करते हैं डिसीजन ट्रीज या सिमुलेशंस, और उनकी जो बेस है दैट इज़ के नंबर गेम है, नंबर्स के ऊपर बात करते हैं और नंबर ही के बेस के ऊपर एनालिसिस होता है। फिर हमने रिस्क रिस्पॉन्सेस की बात की, और इसके अंदर हमने बात की कि नेगेटिव रिस्क के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं और पॉजिटिव रिस्क के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर हम नेगेटिव रिस्क की बात करें तो उसके अंदर रिस्क अवॉइडेंस की बात की कि वी ट्राई टू एलिमिनेट द सोर्स, और फिर हमने रिस्क एक्सेप्टेंस की बात की कि वी मेंटली प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द कंसिक्वेंसेस। ये स्ट्रेटजी है रिस्क एक्सेप्टेंस। और फिर रिस्क ट्रांसफरेंस में हमने कहा कि वी ट्राई टू ट्रांसफ़र द कंसिक्वेंसेस टू अदर पार्टी। और रिस्क मिटिगेशन की बात की कि वी ट्राई टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट अकर्ड। और इसी तरह से जब हमने पॉजिटिव रिस्क की बात की तो उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया, लाइक रिस्क एक्सप्लॉयटेशन जो है, वी ट्राई टू एक्सप्लॉयट, वी ट्राई टू मैक्सिमाइज। और रिस्क शेयरिंग की बात की कि रिस्क को जो है जो एक पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है दूसरों के साथ जो है इसकी ऑनरशिप को हम शेयर करते हैं टू मैक्सिमाइज द रिस्क। और फिर इसी तरह से हमने एक दो और जो है स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया, और आखिर में हमने बात की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क की कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग है। और अगर हम रिस्क मैनेजमेंट रिव्यूज़ जो है वो कंडक्ट करेंगे तो उसके थ्रू हमें ज़्यादा अच्छी पिक्चर मिलेगी और ज़्यादा अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी, और डिफरेंट यहाँ पे एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया और टेक्निक्स को डिस्कस किया जिसके थ्रू जो है हम ये सारे टास्क कर सकते हैं। और फिर जो भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो अकोमोडेट होनी चाहिए, वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए आपके रिस्क रजिस्टर के अंदर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।